प्यारे बच्चों नमस्कार। विवेकानंद मैथ्स मजा में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 को। आप अगर 10.2 में कुछ सीखना है तो ठीक हम कहेंगे कि आपको इससे पहले के जो हमारा एपिसोड रहा, एपिसोड जिसमें हमने कंसेप्ट कुछ पढ़ा है, सदिश के विषय में पढ़ा है, सदिश के वर्गीकरण जो हमने किया, इसके बाद सदिश के दिक्कनुपात, दिक्कोसाइन या सदिश से संबंधित बहुत सारी बातें हमने बताई। तो उन सभी बातों को आप अगर एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और 10.2 में अब हम देखते हैं कि हमारा सवाल हमसे क्या जानना चाहता है, क्या पूछना चाहता है। हम उस सवाल के जवाब को देने के लिए हम प्रयास करते हैं। देखते हैं कि हमारा सवाल हमसे क्या पूछता है। हमारा पहला सवाल है एक्सरसाइज 10.2 के पहला सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित दिए गए सदिश के परिमाण परिकलित कीजिए। मतलब परिमाण का मतलब मापांक, तीर की लंबाई, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की तीर की लंबाई जो होती है, ये जो होता है वो हमको पता करना है। लेकिन अगर सदिश तीर के रूप में है तब, अब वो वैल्यू के रूप में है तो हमने पिछले दिन बताया थे कि जो कोई सदिश में आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक जो होता है वो उस सदिश का दिक्कनुपात कहलाता है। और ये दिक्कनुपात जो होते हैं इसी के वर्गों के जोड़ का वर्गमूल जो होता है उस सदिश का मापांक बन जाता है। तो हमारा पहला सवाल है, ये हमारा पहला सवाल कि ए वेक्टर बराबर है आई प्लस जे प्लस के। आई के जो गुणांक है, आई के बगल में जो नंबर होने चाहिए वो अभी तो दिख नहीं रहा है, लेकिन है क्या, तो बगल में एक है, फिर जे के बगल में एक है, फिर के बगल में एक है। तो हमारा ये हो गया दिक्कनुपात, ये भी हो गया दिक्कनुपात, ये भी हो गया दिक्कनुपात। तो ए वेक्टर का दिक् अनुपात, जिसको हम बोलते हैं डीआर, डायरेक्शन रेशियो, तो ए वेक्टर का दिक् अनुपात अपना हो जाएगा वह ए बराबर 1, बी बराबर 1 और सी बराबर भी 1। यहां तक सही है। अच्छा, अब यहां से बात आगे बढ़ाते हैं। तो ए वेक्टर का परिमाण, तो ए वेक्टर का परिमाण जो होगा वो हो जाएगा हमारा ए वेक्टर का मॉड। अब ए वेक्टर का मॉड, जिसके परिमाण निकालते हैं उसका मॉड करते हैं। अब मॉड जो देता है वो हमको केवल परिमाण ही देता है, तो मॉड ए वेक्टर। अब मॉड ए वेक्टर बराबर हो जाएंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमारा टोटल हो जाएंगे 1 1 1 यानी कि 3। तो ये हमारा ए वेक्टर का परिमाण हो गया √3। अब हमारा दूसरा जो सवाल है हम उसको देखते हैं कि उसका परिमाण कैसे ज्ञात होंगे। अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल है बी वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 7j, उसके बाद माइनस 3k। तो चलो माइनस में ये हो गया 3k। अच्छा, पिछला सवाल से आपका इसका हिसाब किताब बन रहा है, सेम टू सेम वैसा ही दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? लग रहा है कि नहीं कि जो जस्ट जिस तरह से हमारा पिछला सदिश दिया हुआ था उसी तरह से ये भी है। तो हमारा आई के बगल का जो नंबर है, जे के बगल में जो कुछ दिख रहा है, के बगल में जो कुछ दिख रहा है, ये सब क्या बन जाएंगे? दिक्कनुपात बन जाएंगे। ये सब हमारा हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियो, ये भी हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियो, ये भी हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियो। तो परिमाण या मापांक निकालने के समय हम क्या करते हैं, तो दिए हुए सदिश के दिक्कनुपात के वर्गों के जोड़ का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ये बात तो ध्यान में है। अरे अभी बोला, अरे अभी बोले हैं ना। तो यहां से हम देखते हैं कि इस बी वेक्टर के लिए बी वेक्टर का परिमाण, इसका परिमाण जो निकल के आएगा वो हमारा ये होगा मॉड ऑफ बी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर का मॉड। अब इसके परिमाण निकालेंगे तो यहां से हमारा वैल्यू आएगा √, और आई के बगल में जो हमारा दिक्कनुपात है, दिक्कनुपात तो क्लियर है, अरे क्लियर है बस। तो ये हो जाएंगे 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, और ये हो जाएंगे माइनस में 3 का स्क्वायर। यहां से हमारा जो वैल्यू आएगा वही हमारा परिमाण बन जाएंगे। ये हो जाएगा 4 और प्लस 49 प्लस 9। अच्छा, सब मिला के कितने हो जाते हैं? तो ये हमारा टोटल हो जाएंगे 62 हो जाएंगे। क्लियर? चलो ये हमारा हो गया 62 √62।
चलिए अब अगला सवाल पर हम चलते हैं, अगला सदिश को देखते हैं। तो ये हमारा पहला सवाल का जो अगला वेक्टर है वो हमारा है सी वेक्टर। और सी वेक्टर का मान क्या है बता सकते हो, कितना है? 1/√3 आई, 1/√3 आई। तो यह हो गया 1/√3 आई, उसके बाद प्लस 1/√3 जे, उसके बाद माइनस 1/√3 के। चलो ये सवाल हो गया हमारा अगला। तो देखो इसके फिर से परिमाण पूछ रहे हैं, मतलब जो भी हम सवाल अभी बना रहे हैं वो सबके परिमाण ही निकाल रहे हैं। तो इसके परिमाण निकालेंगे, मापांक निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो सी वेक्टर का परिमाण, तो इसका परिमाण अभी आपको हमने थोड़ा देर पहले बता दिया कि दिक्अनुपात ही होते हैं उसके वर्गों का जोड़ का वर्गमूल करते हैं। दिक्अनुपात के ही तो वर्गों के जोड़ का वर्गमूल करते हैं, तब तो मिलता है हमको दिक्अनुपात। ये मतलब परिमाण निकलते हैं, मैग्नीट्यूड निकलता है। तो सी वेक्टर का परिमाण क्या आएगा? तो मॉड ऑफ सी वेक्टर। और सी वेक्टर का परिमाण निकालेंगे तो यहां से हमारा वैल्यू आएगा √1/√3 का स्क्वायर। अरे बताया तो, जो बगल बगल में दिख जाए उस सब का स्क्वायर कर दो और जोड़ के वर्गमूल निकाल दो, वही तो हो जाएगा उस सदिश का मापांक या परिमाण। तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएंगे माइनस में 1/√3 का स्क्वायर। अच्छा अब देखो इसका हिसाब किताब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? तो 1/3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से तो रूट गायब हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 और ये प्लस, देखो ये स्क्वायर से फिर माइनस भी गायब होंगे, रूट भी गायब होंगे। तो यहाँ हो जाएंगे 1/3, स्क्वायर से माइनस भी गायब, रूट भी गायब। तो यह हो जाएंगे 1/3 1/3 1/3। सबका हिसाब किताब करेंगे तो ये आएगा टोटल 3/3, और ये 1/3। सबका हिसाब किताब करेंगे 3/3, कट के आएगा अपना 1, और 1 का वर्गमूल 1। अब हमने क्या कहा था? वे सदिश जिसके परिमाण, जिसके मापांक, जिसका मॉड 1 होता है वह सदिश क्या कहलाता है? इकाई सदिश। तो हम यह कह सकते हैं कि सी वेक्टर इकाई सदिश भी है। अरे कह सकते हैं कि नहीं? कहेंगे ना। तो हमारा सी वेक्टर कैसन सदिश हो गया? इकाई सदिश हो गया। क्लियर है? तो सी वेक्टर हमारा इकाई सदिश बन गया। और क्यों इकाई सदिश बन गया? तो कंडीशन को फॉलो कर दिया, पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया कि हमारा सी वेक्टर का मॉड किए और हमको 1 प्राप्त हो गया। और जिस सदिश के मापांक 1 होते हैं वो सदिश इकाई सदिश कहलाते हैं। और हाँ ध्यान देना, ये बात खूब मजे में याद रखना, अगर किसी सदिश के मापांक अगर 1 होते हैं, ध्यान रहे हो, बात को सुन रहे हो, अगर किसी सदिश के मापांक 1 होते हैं तब आई के बगल में, जे के बगल में, के के बगल में जो सब नंबर्स है, जो सब वैल्यू है, वह दिक्अनुपात तो था ही, लेकिन अब उसका एक और नया नाम होगा दिक् कोसाइन। यानी कि जो दिक्अनुपात थे वही दिक् कोसाइन हो गए, वही दिक् कोसाइन कहलाएंगे। कब? जब किसी सदिश का मॉड करने पर हमको 1 प्राप्त होता है। बात समझ रहे हो? जब किसी सदिश का मॉड करे और हमको 1 प्राप्त हुआ, जैसे सी वेक्टर का मॉड किए। अरे सी वेक्टर का मॉड किया ना रे, तो हमने सी वेक्टर का मॉड किया, तो सी वेक्टर का मॉड किया, क्या आया? 1 आया। तो ये सी वेक्टर का परिमाण हो गया 1। अब तो ये सी वेक्टर कैसन सदिश? अरे इकाई सदिश, इकाई सदिश है। तो इकाई सदिश है तो हमारा सी वेक्टर तो हो गया इकाई सदिश। और इकाई सदिश जो होते हैं उसके आई के मतलब अदिश घटक, जे का अदिश घटक, के का अदिश घटक, मतलब जो सब अदिश घटक है, नंबर्स या वैल्यू हैं, वो दिक्अनुपात तो होंगे ही और साथ में वही बन जाएंगे दिक् कोसाइन। तो किसी इकाई सदिश के लिए अगर आई के बगल में, जे के बगल में, के बगल में जो सब वैल्यू होता है वही बन जाता है डीसी भी। तो ये हमारा डी आर भी होंगे और ये बनेगा डीसी। डायरेक्शन कोसाइन ये भी हो जाएंगे, ये भी हमारा डीसी बन जाएगा और ये भी बन जाएंगे, ये हमारा वैल्यू आएगा वो भी हो जाएगा डीसी। समझ में आ रहा हो? डायरेक्शन कोसाइन, दिक् कोज्या, दिक् कोसाइन। क्लियर? अगला सवाल में चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। अब हम दूसरा सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल में हमसे ये पूछ रहा है समान परिमाण वाले, मतलब तीर की लंबाई बराबर वाले, और क्या कहता है? तो 2 विभिन्न सदिश, मतलब दिशा भिन्न भिन्न हो जाए, तीर की लंबाई बराबर और दिशा भिन्न भिन्न हो जाए। तो मान लो यह हमारा कोई एक वेक्टर है, मान लो कि हमारा ए वेक्टर, अगर इसको हम लिख दे 5 न्यूटन, समझो, तो इसके मापांक तो 5 न्यूटन हो गए, डायरेक्शन ये हो गया, और दूसरा वेक्टर हमारा मान लो कि ये हो गया और ये दूसरा वेक्टर है। अब देखो ध्यान से,
तो हमने दो ऐसे सदिश लिखे जिनके परिमाण बराबर है। ध्यान से देखो और समझो इस बात को, इसको समझो कि हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर दो ऐसे सदिश लिए और दो ऐसे वेक्टर लिए जिसके तीर की लंबाई या मापांक कहो परिमाण। तो बताओ ए वेक्टर का परिमाण कितना है? 5 न्यूटन। बी वेक्टर के परिमाण कितने हैं? 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन 5 न्यूटन, दोनों के तो 5-5 न्यूटन है, तो परिमाण बराबर हो गए। दिशा देखो, ध्यान से देखो, तो इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। क्या है? दोनों समान सदिश है या भिन्न सदिश है? भिन्न सदिश है ना, समान सदिश नहीं है। समान सदिश होने के लिए तीर की लंबाई के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी सेम होने चाहिए, दिशा भी समान होना चाहिए, तब तो होगा समान सदिश। तो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के परिमाण 5 न्यूटन 5 न्यूटन, परिमाण तो बराबर हो गए। डायरेक्शन देखो, इसका ये डायरेक्शन, इसका ये डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा? तो सदिश हो जाएगा भिन्न भिन्न। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? अच्छा सुनो, इसके बाद ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? हाँ, एक बात मैं बता देता हूं कि इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, मतलब अब जैसे चाहो, उदाहरण ही तो देने हैं, अनंत उदाहरण होंगे, एग्जाम्पल जो होंगे वो अनंत होंगे, बहुत सारे उदाहरण हो सकेंगे। इसलिए मतलब ये नहीं सोचना है कि जो इसके सवाल के यही केवल फिक्स कांस्टेंट आंसर होंगे और यह आंसर पर तुम क्यों जाओगे। केवल तुम कंसेप्ट की विचार करो कि प्रश्न जो पूछ रहा है, प्रश्न के अनुसार हम उसको कैसे बना कर सकते हैं, उस कैसे हल कर सकते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमसे? समान दिशा वाले। क्या पूछ रहा है? समान दिशा वाले। तो समान दिशा वाले दो भिन्न सदिश। देखो ध्यान दो इस बात को, प्रश्न को समझो कि क्या पूछ रहा है आपसे। आपसे ये कह रहा है कि समान डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन दोनों का सेम होगा और सदिश होंगे भिन्न। तो भिन्न कब होंगे? तो भिन्न तब होंगे जब उसके परिमाण अलग अलग हो जाएंगे। तो दो ऐसे वेक्टर ले लो, ये हमारा मान लो पी वेक्टर है और ये हमारा मान लो कि हमारा ये क्यू वेक्टर है। तो ये देखो ध्यान से, ये पी वेक्टर और ये क्यू वेक्टर, तुम ठीक से देखो, ये दोनों का डायरेक्शन क्या है? एक है ना? अरे है कि नहीं रे? अरे पी का और क्यू का दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो समान दिशा वाले हो गए। और दो भिन्न सदिश, ई वेक्टर को देखो, ई वेक्टर को देखो, तो इसके परिमाण तीर की लंबाई और इसके तीर की लंबाई अलग अलग है। तो समान दिशा वाले दो भिन्न सदिश हैं, समान दिशा वाले दो भिन्न सदिश। समझ में आ गया? चलो अब अगला सवाल में हम चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। तो हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब x और y आपको ज्ञात करने हैं, ध्यान दे रहे हो, x और y आपको ज्ञात करने हैं। और पूछ रहा है कि ताकि सदिश, मतलब दो सदिश हमको दे रखा है, दो अलग अलग सदिश दे रखे हैं। तो 2i + 3j, मतलब ये वेक्टर 2i + 3j, तो दो अलग अलग सदिश, दो अलग अलग सदिश 2i + 3j और xi + yj, ये दोनों समान हो। तो दो सदिश समान होंगे तो बताओ कि x कितना होगा और y कितना होगा। ये दोनों वेक्टर, ये दोनों सदिश, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों समान होगा तो x और y निकालो। तो देखो इस सदिश का कुछ नाम नहीं है, चलो एक काम करते हैं कि इसको हम नाम दे देते हैं, ए वेक्टर बराबर 2i + 3j, और इसको नाम देते हैं बी वेक्टर बराबर xi + yj। अब ध्यान दो, इस बात को समझो, दो सदिश समान होंगे, दो सदिश बराबर होंगे तो उसके दिक् अनुपात का मान जो होगा वो बराबर होगा। यानी कि दो सदिश बराबर तब होंगे यदि उसके तीर की लंबाई बराबर हो, परिमाण बराबर हो, और दूसरा एक वो कंडीशन ये भी है कि दो सदिश बराबर होंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर होंगे यदि ए वेक्टर का दिक् अनुपात, यानी कि ये सदिश का दिक् अनुपात और ई बी वेक्टर का दिक् अनुपात, दोनों का दिक् अनुपात बराबर होंगे। तो हमारा देखो, तो समान होने के लिए या समान होने पर वैल्यू क्या आएंगे? तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के समान होने पर दो कितने के बराबर, इसलिए x बराबर 2, सही है। फिर 3 कितने के बराबर? y के, तो 3 बराबर y, इसलिए y बराबर
3, ये 3 y के बराबर होंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो वो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि दोनों सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर अगर होते हैं तो x और y का मान कितना होगा। तो बराबर और होते हैं तो x जितना होगा, जितना हमारा ए वेक्टर में i का जो दिक्कनुपात होगा, मतलब i के जो गुणांक होंगे, वही गुणांक, दोनों का गुणांक जाति से जाति का बराबर कर दो, i वाला से i वाला का, j वाला से j वाला का, अगर k होता तो k वाला से k वाला का। मतलब समझ में आ रहा है? i वाला से i वाला को बराबर कर दो, j वाला से j वाला को कर दो, k वाला से k वाला को। तो ये सब को कर दो और ये सब हम यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। फिर अगला सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे ये कह रहा है कि एक सदिश है, कोई एक वेक्टर है, जिस वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु, मतलब स्टार्ट हो रहा है वेक्टर कहाँ से, तो 2,1 से, मतलब ये हमारा कोऑर्डिनेट है। मान लो अगर ऐसा कोई सदिश है, कोई वेक्टर है, तो ये हमारा वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु, आखिर कहीं ना कहीं से सदिश प्रारंभ हो रहे होंगे, तो ये हो गया हमारा प्रारंभिक बिंदु। तो ये प्रारंभिक बिंदु हमको ये दे रखा है 2,1, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 2,1। और देखो अंतिम बिंदु का मतलब है कि सदिश जहां पर लास्ट कर रहा है, तो इसके तीर की जो लास्ट पॉइंट होगी वो हमारा लास्ट पॉइंट हमको दे रखा है, वो अंतिम बिंदु दे रखा है -5,7। तो पूछ रहा है कि ये बिंदु, ये 2,1 और -5,7, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट से होकर जाने वाली वेक्टर का मान पता करो। ये कौन सा वेक्टर है? दो बिंदु से होकर जाने वाला सदिश कौन सा सदिश है? चलो इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं। तो ये हमारा हो गया ए और दूसरा सदिश, दूसरा पॉइंट हमारा बन जाता है बी। समझ रहे हो बात को? तो बताओ, ए से प्रारंभ हुआ और अंत कहाँ हुआ? बी पर। तो ए से चलने वाली, ए से प्रारंभ होने वाली और बी पर लास्ट होने वाली सदिश हमारा बनेगा ए बी वेक्टर। वो याद रखना, ध्यान में रखना कि बिंदु से होकर जाने वाली जो सदिश होती है वो कहलाता है स्थिति सदिश। कोई पॉइंट से होकर पास करने वाला जो वेक्टर होता है वो कहलाता है पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा यहां से ए बी वेक्टर जो होगा, ए बी मतलब प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु, समझ में आ रहा है? तो अंतिम वाला बिंदु में से घटा देना है प्रारंभिक बिंदु को। समझ में आ रहा है? अगर ऐसे कहे पी क्यू वेक्टर, इसका मतलब क्या है? क्यू में से पी को घटाने हैं। अगर मान लो पी आर वेक्टर, तो ये हमारा आर में से पी वाला वेक्टर, अगले पॉइंट में से पिछले पॉइंट को घटाएंगे तो फिर हमको मिलेगा, क्या मिलेगा? तो वो बिंदु से होकर जाने वाला सदिश प्राप्त होगा। तो हमारा ये ए बी वेक्टर जो होंगे, अगले पॉइंट में से पिछले पॉइंट को घटा दो, तो जब घटाएंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा? तो एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स कोऑर्डिनेट को हटाओ, मतलब एक्स एक्सिस पर जो दिक् अनुपात बनेंगे, एक्स वाला जो वैल्यू होगा वो सब हमको पता करने हैं। तो पहले कोऑर्डिनेट से पहले कोऑर्डिनेट को, तो -5 -2। अब देखो बुआ, पहला जो हमारा हम वैल्यू लिखते हैं जैसे 1 2 3, इसका मतलब है कि हमारा x 1 है, y 2 है और z है वो हमारा 3 है। ठीक है, तो यहां से समझो, तो ये अगले पॉइंट में से पिछले पॉइंट को घटाएंगे, -5 -2 और ये हो जाएगा i प्लस 7 -1, ये हो जाएंगे j। तो यहां से हमारा निकल के आएगा वेक्टर ए बी वेक्टर। समझो, ए बी वेक्टर। तो -7i प्लस में 6j, -7i प्लस 6j। ध्यान से देखो, i का जो बगल में जो उसका गुणांक है, कोई नंबर है, वो क्या है? 7 है, माइनस में 7 है और दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और जे के बगल में कुछ नंबर दिख रहे हैं तुमको, वो क्या है? 6 है। तो इसका जो दिक् अनुपात जो होगा ये अदिश घटक होते हैं। इसका जो डी आर होगा ये हमारा -7 तथा ये हो जाएंगे 6, ये दोनों क्या होंगे? ए बी वेक्टर का अदिश घटक बनेगा। और बिंदु से होकर जाने वाला सदिश ये हमारा निकल गया ए बी वेक्टर, और वो जो हमारा आएगा -7 और 6 क्या बनेगा? सदिश का अदिश घटक। तो ये बन जाएंगे -7 तथा 6, ये होगा अपना अदिश घटक। और सदिश घटक का मतलब है कि ऐसा हिस्सा, सदिश का ऐसा पार्ट जिसमें दिशा का पता चल रहा हो। तो ये -7 -6, ये -7 और +6,
इसका तो कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ आई जे का डायरेक्शन है। जैसे अगर ये हमारा ये वैल्यू है -7i, तो इसमें आई ये बतलाना चाह रहा है कि आई का अर्थ है एक्स एक्सिस के तरफ, ऋणात्मक एक्स एक्सिस की तरफ, और ये जे का मतलब है वाई एक्सिस की तरफ, वाई अक्ष की तरफ, और धनात्मक वाई अक्ष की तरफ। समझ में आ रहा है? अरे क्लियर है? अरे मजा आ रहा है? पक्का? अच्छा चल ठीक, आगे वाला बात करते हैं। तो अगर यह हमारा अदिश घटक हो जाएगा और इसके बाद ये हो जाएंगे -7i प्लस में 6j, मतलब -7i प्लस 6j, ये हमारा हो जाएगा सदिश घटक, और सदिश घटक को बोलेंगे वेक्टर कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा अदिश घटक मतलब स्केलर कंपोनेंट, क्लियर? और ये हो जाएगा सदिश घटक वेक्टर कंपोनेंट। तो कोई बिंदु से होकर जाने वाला पहले सदिश निकालो, सदिश निकालने आ गया, अगला पॉइंट में से पिछला को घटा देना, आई जे के बगल बगल में लगा देने, क्लियर है? और वेक्टर जब क्लियर हो जाए तो फिर क्या करोगे? तो वेक्टर जब बन के तैयार हो जाए तो जो नंबर मतलब वैल्यू है, अंक वाला मान है, वो सब अंक वाला मान बन जाएगा उस सदिश का अदिश घटक। तो ये हमारा अदिश घटक ये बन जाएंगे ये दोनों, और सदिश घटक में हमारा ये बन जाएंगे जिसके साथ आई जे के लगा है। आई जे का हमने बताया था कि ये सभी इकाई सदिश है जो क्रमशः एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को बतलाते हैं। अरे हमने सिखाया नहीं रे पीछे, हमने ये बात बतलाया है कि एक्स अक्ष की तरफ इकाई सदिश तो आई, वाई की तरफ तो जे, जेड की तरफ तो के। तो ये सब सदिश ही तो है, उसके साथ में कोई हमारा अदिश नंबर से गुना हो रहा है। तो अगला सवाल में हम चलते हैं, छठा नंबर सवाल में। अब सवाल नंबर 6 पर चलते हैं। देखो प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है कि सदिश हमको ए वेक्टर दे रहे हैं, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है, और कहता है कि सबका योगफल निकालो, मतलब जोड़ना है। आपने अलजेब्रा का जोड़ सीखा है, और अलजेब्रा का जोड़ सीखे उसमें क्या करते हैं हम लोग? तो अलजेब्रा के जोड़ में जो जाति से जाति को मिला दिए, जाति से जाति मिल गया उसका जोड़ घटा होगा, नहीं मिलेंगे चुपचाप उतर जाते हैं, ऐसा ही होता है। तो जस्ट ये तीनों सदिश को ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये तीनों को अगर जोड़ना पड़ेगा तो ए वेक्टर, तो इन सभी का जोड़फल जो होगा ए वेक्टर, तो इसका सॉल्यूशन होंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो सबका जोड़ करेंगे तो बताओ जोड़ने के बाद क्या आएगा? i -2i प्लस i। बताओ जितने प्लस में आई आएंगे, अरे i प्लस i, 2i प्लस में हो गया, अरे ये तो प्लस में है, i भी प्लस में है, तो प्लस में i प्लस में i, तो प्लस में 2i, और फिर माइनस में 2i। तो बताओ जितने i प्लस में उतने i हो गया ये हमारा 0i, सही है? फिर अगला सवाल में चलो। तो हमारा यहाँ देखो, तो ये हो जाएगा -6j, मतलब 6j माइनस में है और 2j माइनस में, तो 6j माइनस में और 2j माइनस में, दोनों मिला के कितने जे माइनस में? -में 8j, अरे है सही। और उसके बाद प्लस में 4j, तो बताओ तो 8j माइनस में और प्लस में 4j, मतलब आपका -8 वो हो गया प्लस 4 वो हो गया, तो क्या हो जाएगा? माइनस रह जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में 4j। सबका तीनों का हिसाब किताब एक साथ करेंगे चिन्ह के साथ इसका, फिर अभी तीनों का हिसाब किताब करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हमारा 5 के प्लस में एक और के प्लस में, तो 6 के, और ये माइनस में कितने? 7, तो 6 प्लस में और 7 माइनस में, माइनस में को बचेगा, तो माइनस में 1 के। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 के होगा, अरे कोई नंबर होंगे उसके बगल में तो 1 रहेंगे, तो हमारा इस सब का जोड़ करके कितना आया? आप इसको इतना लिख दो या ऐसे भी लिख सकते हो, 4j और -1 के। अरे क्लियर हो रहा है? सवाल नंबर 7 में चले, ठीक। अगला सवाल में चलते। अब हमारा सवाल नंबर 7, मतलब 7 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? कोई सदिश हमको दे रखा है ए वेक्टर बराबर i प्लस j प्लस 2 के, मतलब हमको सदिश दे रखा है और कह रहा है कि इसके अनुदिश, मतलब सदिश है तो इसका तो दिशा होगा, तो जो डायरेक्शन है ना उसी डायरेक्शन में ये ए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में इसका मात्रक सदिश निकालो, इसका इकाई सदिश निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो। मान लो ये हमारा सवाल ए वेक्टर का संकेत या निरूपण, ये हमारा ए वेक्टर ये हो गया और ये हो गया ए वेक्टर, और इसके वैल्यू को हम लिख देते हैं, तो ए वेक्टर हो जाएंगे i प्लस
जे प्लस 2k। अब इसी के डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन में हमारा ए वेक्टर है, इसी के डायरेक्शन में हमको इकाई सदिश निकालना है। याद कर, पिछले दिन हमने सिखाया था, क्या सिखाया था? किसी सदिश का इकाई सदिश निकालते हैं। अरे सिखाए नहीं थे? अरे हमने बताया कि किसी सदिश का इकाई सदिश निकालते हैं तो उस सदिश में उसके मापांक से भाग लगाते हैं, और मापांक से भाग लगा दिए और जो हमको प्राप्त हुआ वो हो जाता है उस सदिश का इकाई सदिश। यानी कि किसी सदिश का इकाई सदिश निकालना हो तो सीधे उसी सदिश के मापांक से उसमें भाग लगाओ, और भाग लगाने से जो सदिश प्राप्त होगा वो हमारा बन जाता है उस सदिश का इकाई सदिश। तो पहले क्या करना है? इस सदिश का इकाई सदिश मतलब मापांक निकालो। अरे परिमाण निकालो, तो ए वेक्टर का परिमाण, तो ए वेक्टर का पहले परिमाण निकालो। कारण क्या है? ये हमारा काम में आने वाला है। अरे काम में आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हो जाएगा ए वेक्टर का परिमाण, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का परिमाण जो हो जाएंगे वो हो जाएगा मॉड ए वेक्टर। हमने अभी परिमाण निकालने का सिखाया। आई के बगल में क्या कुछ दिख नहीं रहा है, क्या होगा? एक का स्क्वायर। अच्छा सुनो, जे के बगल में कुछ दिख नहीं रहा है, क्या होगा? एक का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा एक का स्क्वायर। और फिर देखो के बगल में 2 है, 2 का स्क्वायर। अब यहां से हमारा वैल्यू क्या आएगा? तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, और फिर 2 का स्क्वायर। हाँ, तो ये हो जाएगा टोटल 6। तो इसलिए हमारा निकल के आ गया मॉड ए वेक्टर बराबर √6। अच्छा सुन, ध्यान से समझो, अभी हमने क्या किया है? तो अभी हम केवल परिमाण ही निकाले हैं। हमको निकालना ये इतना नहीं ना है। अरे इतने से काम थोड़े चलेगा। अरे पूछ रहा है क्या? मात्रक सदिश। और ये पूछ रहा है किधर? तो जिस डायरेक्शन में हमारा ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश निकालेंगे। तो हम यहाँ पर एक शब्द लिखेंगे, मतलब थोड़ा सा वर्ड लिखते हैं कि ए वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर इकाई सदिश, मतलब वह सदिश जिसका परिमाण या मापांक एक होता है उसको क्या कहते हैं? इकाई सदिश। तो इकाई सदिश निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा ए यूनिट वेक्टर। याद करो, इकाई सदिश को हम दर्शाते हैं कैसे? तो कैप के चिन्ह से। तो ए वेक्टर का इकाई सदिश है तो ए के माथे पर कैप लगा दो, बी वेक्टर का इकाई सदिश है तो बी के माथे पर कैप लगा दो। सही है? और इसी तरह से जो वेक्टर होगा उसके माथे पर इस तरह से कैप लगाते चलो। तो ए वेक्टर का इकाई सदिश, ए के माथे पर कैप, ए यूनिट वेक्टर। क्लियर है? और ए यूनिट वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए वेक्टर में भाग लगा दो जो सदिश दिया हुआ है, जिसका इकाई सदिश पूछ रहा है उस इकाई सदिश में उसके मापांक से भाग लगा दो। समझ रहे बात को? उस इकाई सदिश में उसके मापांक से भाग लगा दो। तो ए वेक्टर है तो ए वेक्टर लिख दिया, और किससे भाग लगाने हैं? ए वेक्टर का मापांक मैग्नीट्यूड से। तो हमारा ये हो जाएगा मॉड में ए वेक्टर। सही जा रहा है? तो फिर यहां से निकल के आएगा, इसलिए ये वैल्यू आएगा ए वेक्टर का वैल्यू जो हमने यहां पर लिखा था, और लिखा है ना रे, तो ये लिखाएगा i प्लस जे प्लस 2k। यहां तक सही है? और मॉड में ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का मॉड करेंगे तो क्या आएगा? √6 और आएगा 6। अच्छा बताओ, ये √6 जो है किसके बटे में है? और सबके बटा में है, तो इसको क्या करेंगे? अलग अलग बांट देते हैं। सही जा रहा? तो यहां से आएगा, अच्छा आई के बगल में कुछ नहीं है तो एक तो है, तो ये हो जाएगा 1/√6 i, और ये प्लस 1/√6 j प्लस 2/√6 k। तो अपना ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया ए वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश। फाइनल आंसर क्या आया? तो ए यूनिट वेक्टर बराबर 1/√6 प्लस 6j प्लस 2/√6 के। क्या कहते हैं? अरे क्लियर हुआ? किसी सदिश का इकाई सदिश कैसे निकालते हैं पता चला? अरे वेक्टर का इकाई सदिश क्लियर हुआ? क्लियर सबके? बढ़ा दे आगे। चलो अगला सवाल में चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। हमारा सवाल नंबर 8, मतलब प्रश्न संख्या 8। ये PQ वेक्टर के अनुदिश, देखो ठीक से देखो तो वही सवाल है जो हमारा 7वां नंबर सवाल में था, है ना? तो हमारा जो 7वां नंबर सवाल है ना वही वैसे तो है, वैसा ही है हमारा 8वां नंबर। 7वें के जैसा हमारा 8वां नंबर है।
तो ये वेक्टर कह रहा है पी क्यू के अनुदिश, पी क्यू के अनुदिश निकालने हैं मात्रक सदिश, ठीक है। इकाई सदिश ज्ञात करने हैं। अब बिंदु P और Q दोनों दे रखा है, बिंदु P और Q दोनों दे रखा है, हमको निकालने हैं। देखो एगो हमारा पॉइंट हो गया P और एक दूसरा पॉइंट हो गया हमारा Q, ठीक है। तो ये हो गया, मान लो कि ये हो गया P और ये हो गया Q, और P से Q की तरफ जाने वाली वेक्टर, चलो हमने वो बना लिया वेक्टर P से Q के तरफ जाने वाली सदिश। और ये समझ में आ रहा है। और पी क्यू वेक्टर ये हमारा कौन सा वेक्टर बना, पी क्यू वेक्टर, एक ऐसा सदिश जो P से Q की ओर जाती है, ठीक है। बताओ P का पॉइंट दे रखा है 1 2 3, Q का 4 5 6, और यहां से हमारा वैल्यू आएगा, ध्यान से देखो। तो ये हमारा हो जाएगा P और Q से होकर जाने वाली सदिश पी क्यू वेक्टर। तो अभी हमने सिखाया था, थोड़ा देर पहले बताया ना रे, क्या बताया हमने ये बतलाया कि अगले पॉइंट से पिछले पॉइंट को घटाओ। पी क्यू का मतलब क्या है, पी से चलने वाली और क्यू पर लास्ट होने वाली, यही ना हुआ मतलब। इसका क्या मतलब है, पी से चलने वाली और क्यू पर लास्ट होने वाली। तो पी से चला है क्यू पर, तो अंतिम बिंदु में से घटाना है प्रारंभिक बिंदु का, मतलब फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को घटाना है, अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को घटाना है। क्लियर हो रहे हैं, अरे हो रहे हैं क्लियर। तो सुनो, तो ये अगला पॉइंट में से पिछला पॉइंट को घटाएंगे, तो हमारा क्या वैल्यू आएगा 4 - 1। और सुनो, ये हमारा जो पहला पॉइंट जो है ना, मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा, पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा एक्स के वैल्यू होंगे, दूसरा जो कोऑर्डिनेट होंगे वो वाई के वैल्यू होंगे, और तीसरा जो होंगे वो जेड के वैल्यू होंगे, ठीक है। तो पी क्यू में से पी घटेंगे, तो अगले पॉइंट में से पिछला पॉइंट घटेगा, 4 में से घट गया 1, और ये हो जाएगा आई, प्लस फिर अगले पॉइंट में से पिछले पॉइंट को, तो 5 में से घटेंगे, तो 5 घटे और कौन हो जाएगा 2, और ये आ जाएंगे जे। फिर 6 में से घटेंगे, तो 6 घटे 3, और ये हो जाएगा के। तो हमारा यहाँ से निकल के आएगा, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगला पॉइंट में से पिछला को घटाते जाओ और आई जे के लगाते जाओ, समझ में आ रहा है। पी क्यू वेक्टर मतलब पी से चला है क्यू पर गया है, समझ रहे हो बात को। पी से चला है क्यू पर गया है, मतलब प्रारंभिक बिंदु पी और अंतिम बिंदु क्यू। तो क्यू में से घटेंगे कौन, पी घटेंगे, तो अगला बिंदु में से पिछला बिंदु को घटाएंगे और वहां से हमारा वेक्टर बन जाएगा। तो पी क्यू वेक्टर अगला पॉइंट में से पिछला पॉइंट को हम घटा लेंगे। यहां से क्लियर है, सब क्लियर है। तो ये हो जाएगा पी क्यू वेक्टर बराबर 3i प्लस 3j प्लस 3k, सही है। तो हमने क्या निकाला, पी क्यू सदिश निकाल लिया, अरे निकाल लिया, पी क्यू सदिश निकाल लिया, क्लियर है। तो पी क्यू वेक्टर निकाल लिया। अब इसका पूछता है इकाई सदिश, तो बताओ मात्रक सदिश पूछता है। तो हमने तो सिखाया अभी थोड़ा देर पहले, अरे सिखाया ना रे, क्या सिखाया था बोल, कि किसी सदिश का मात्रक सदिश निकालने तो क्या करना होगा, उसका मापांक निकालो और सदिश में भाग लगा दो, यही बात ना है। तो सुनो, तो पी वेक्टर पी क्यू वेक्टर का परिमाण का मतलब मापांक या मॉड, तो ये हो जाएगा मॉड में पी क्यू वेक्टर, और मॉड जब वैल्यू निकालेंगे तो आई जे के बगल वाले के खोजाइश करेंगे, और खोजेंगे नहीं इसको, कहाँ है 3 है 3 है 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। टोटल कहानी कितना हो जाएगा 9 9 9, टोटल कहानी 27 27 का हिसाब किताब 3√3। ये तो क्लियर हो गया, अरे हो गया ना क्लियर। अब देखो, तो ये हमारा 3√3 हो गया। अब यहां से हमको चाहिए पी क्यू के, क्वेश्चन क्या कह रहे थे कि मात्रक सदिश निकाले, तो पी क्यू वेक्टर का मात्रक सदिश, तो पी क्यू वेक्टर का मात्रक सदिश, तो इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा पी क्यू वेक्टर। अब सुनो, मात्रक सदिश निकालते हैं तो उसके माथे पर कैप लगाते हैं, अरे कैप लगाते हैं, तो ये हो जाएगा पी क्यू वेक्टर के ऊपर कैप, अरे पी क्यू के ऊपर कैप हो जाएगा ना रे। तो पी क्यू वेक्टर मतलब इकाई सदिश पी क्यू वेक्टर, तो ये हो जाएगा पी क्यू वेक्टर बटा पी क्यू वेक्टर का मॉड, सही जा रहा है। अब सुनो, तो पी क्यू वेक्टर तो अभी हमने बताया
क्यू जो हमको निकल के आया इतना आया, और यही बनेगा पी क्यू वेक्टर। क्यू में से घटा दो पी को, अगला बिंदु में से पिछला को घटा दो, तो ये हो जाएंगे 3i प्लस 3j प्लस 3k और सबका मॉड, तो ये हो जाएंगे 3√3। इसका हिसाब किताब जब करोगे ना तो ये 3√3 आपका किसी एक के बट्टा में नहीं, सबके अलग अलग बट्टे में है। अरे होगा ना रे यहाँ से, तो ये क्या हो जाएंगे i प्लस j प्लस जो कटने वाला है उसको कटा दो, तो यहां से हमारा 3 से 3 कैंसिल आउट, सब में 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या आ गया? तो इसका मतलब क्या है? इकाई सदिश पी क्यू वेक्टर, इसका मतलब है इकाई सदिश। हाँ, तो ये वैल्यू आएगा। अच्छा, कटेगा तो सब एक मर्तबे कट जाएगा। अरे 3 से 3 कट जाएंगे ना रे, तो ये सब एक एक मर्तबे कट जाएंगे, तो 1/√3 i प्लस 1/√3 प्लस 1/√3, तो हमारा बुआ ये निकल के आ गया। और किसी सदिश के अनुदिश इकाई सदिश कैसे निकालेंगे? तो ऐसे ही निकालेंगे। और ये हमारा जो वैल्यू निकल के आया, ये हमारा क्वेश्चन क्लियर। कौन से कितने नंबर क्वेश्चन थे? 8 नंबर क्वेश्चन थे। तो अगला जो हमारा फिर क्लास होंगे तो उसमें हम फिर 10 सवाल पर हम चर्चा करेंगे, और फिर हमारा क्लास यहीं पर लास्ट होता है। तो हम फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तो फिर आगे हम फिर पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए हमारा इतना ही।